surface of earth where the state normally exercise jurisdiction over person or things to exclusion of another state. स्टेट टेरिटरी जो मतलब है तो भाई किसी भी एक जमीन का कोई ऐसा टुकड़ा जहां पर एक मखसूस जो है वो एक लोगों की हुकूमत हो, वहां सॉवरेंटी भी हो, उनका कानून भी लगता हो और साथ के साथ वहां पर हर किस्म के इंटरेस्ट के ऊपर उनका राइट भी हो, और फिर राइट्स और ऑब्लिगेशंस दोनों उसी एक मखसूस स्टेट की जो है वो जुरिस्डिक्शन में आती है, तो उसे हम कहेंगे टेरिटरी। किसी भी स्टेट के जो है एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें सबसे पहला एलिमेंट ही टेरिटरी। अगर कोई एरिया नहीं है तो कोई सॉवरेंटी है ही नहीं, ना कोई सॉवरेंटी है, ना कोई लॉ है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी नहीं। हर चीज की बुनियाद जब शुरू होगी सबसे पहले हमें अर्थ सरफेस का एक मखसूस हिस्सा जो होगा उसे हम कहेंगे कि ये इलाका जो है इस मुल्क से ताल्लुक रखता है, फिर उससे तमाम चीजें जो है अराइज होंगी कि कहाँ से उसको वाटर शोर लगता है, कहाँ से उसको, कहाँ तक उसकी आसमानी हदूद है, कहाँ तक उसकी सरफेस के अंदर है और कितनी डेप्थ में उसकी जो है वो सॉवरेंटी है। तो ये सारी चीजें उस वक्त अराइज होंगी जब एक टेरिटरी, एक डेफिनेट पार्ट, एक मुस्तकिल जो है जमीन का कोई हिस्सा किसी एक जो है वो मुल्क के या किसी एक स्टेट के नाम पर होगा। स्टेट का जो है बेसिक एलिमेंट है, समझ लें कि सबसे पहला ये एलिमेंट यही है टेरिटरी। टेरिटरी होगी तो सारी चीजें होंगी, वरना फिर कोई भी चीज दूसरी उसके बाद, दूसरी और तमाम चीजों का नंबर उसके बाद में आएगा। अच्छा, अब जो टेरिटरी है ये, इसका डोमेन कहाँ तक होता है, यानी इसमें कहाँ से जो है कहाँ तक हम किस किस चीज के एरिया की बात करते हैं। खाली जमीन का हिस्सा होगा वो टेरिटरी में आएगा? नहीं, इसका जो डोमेन होगा अर्थ के ऊपर वो टेरिस्ट्रियल भी होगा, यानी अर्थ सरफेस पे भी होगा, फ्लोवियल भी, मैरीटाइम भी होगा, एरियल भी होगा। एरियल के अलावा अभी जो न्यूली लॉज जो बने हैं वो तो स्पेस के बारे में भी बनाए जा रहे हैं कि अगर किसी टेरिटरी, किसी मुल्क की जो टेरिटरी है वो किसी जगह सिचुएटेड है तो स्पेस में उसका कहाँ तक जो है वो उसको मिलेगा जुरिस्डिक्शन, उसको कितनी मिलेगी। तो अर्थ सरफेस, खाली अर्थ सरफेस से मुराद खुश्की का इलाका नहीं, अर्थ सरफेस से मुराद वहां का पानी भी आ गया, वहां पर जो उस टेरिटरी से लगता होगा, जो वहां से गुजर रहा है वो भी उसमें शामिल होगा। हवा के अंदर भी उसकी जो है वो एयर के अंदर जो है वहां पर भी जो है उसकी एक बाउंड्री लाइन होगी या उसका बॉर्डर होगा, साथ के साथ जो है जमीन पर भी होगा। अब नेशनल टेरिटरी हम किसे कहते हैं? किसी भी मुल्क की नेशनल टेरिटरी जो होती है, जैसे अगर हम फिलिपाइन की बात करें तो उसके अंदर तो बहुत सारे जो है, फिलिपाइन एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत सारे उनके छोटे छोटे से आइसलैंड्स हैं, वाटर भी है और उसमें सारी चीजें मतलब उस मुल्क के अंदर जो है शामिल है। तो जो सॉवरेंटी और जुरिस्डिक्शन है वो तमाम टेरिस्ट्रियल, फ्लेवियल और एरियल डोमेन के अंदर आएंगी, और तमाम वो जो एरियाज आएंगे, चाहे फ्लेवियल हो, चाहे वो एरियल हो, चाहे वो टेरिस्ट्रियल हो, वो सारे के सारे नेशनल टेरिटरी कहलाएंगे, इंक्लूडिंग इन इट्स टेरिटरी सी एंड सी बेड, subsoil, insular shelves, and other submarine areas. The water around and between the connecting islands of the archipelago, or regardless of their breadth and dimensions, from part of internal water of the Philippine. अगर हम फिलिपाइन की बात करें, मिसाल लें उसकी, तो उसके जो आइसलैंड्स हैं उन आइसलैंड्स के दरमियान में भी चाहे उनकी कितनी भी डेप्थ हो, चाहे वो जो है वो कितने ही बड़ा इलाका जो है वो वाटर कोर्स का हो, वो सारा का सारा उसी की टेरिटरी में आएगा, जो उसके दो हिस्सों के दरमियान में आएगा। बीच में भले वो कितना ही बड़ा इलाका हो वो भी उसके इलाके में आएगा, और उसके साथ साथ जो उसकी हवाई हदूद, फजाई हदूद है वो भी सारी की सारी उसी मुल्क को ही लगेगी। अच्छा ये बता, अच्छा ये सबसे जो है वो हम क्यों डिटरमाइन करते हैं टेरिटरी? किसी भी टेरिटरी की हम जो है वो एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे वर्किंग बाउंड्री भी कहा जाता है। वर्किंग बाउंड्री का लफ्ज आपने सुना होगा
कि जब कभी भी कोई बात हो रही होती है एग्रेशन की या कोई भी, तो वहां पर हम देखते हैं कि हम बात कर रहे होते हैं कि एक वर्किंग बाउंड्री है वहां की। तो ये वर्किंग बाउंड्री क्यों जरूरी है? Territory is one of the fundamental attributes of a state. The exercise of sovereignty is predicated upon the territory. With the territory, the state could perform acts and be subjected to to duties which it could not perform and to which it could not be subject if it lacks the territory. यानी कि वही बात जो मैंने सबसे पहले कही कि टेरिटरी है तो बाकी चीजें बाद में आएंगी, अगर टेरिटरी नहीं है तो फिर कोई स्टेट भी नहीं है। अच्छा, अब किसी भी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना या उस इलाके के ऊपर जो है अपना हक जमाने के कौन कौन से तरीके, मोड्स क्या क्या है? ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ द एक्वायरिंग टेरिटरी ऑफ अ स्टेट आर, सबसे पहला जो पुराना तरीन तरीका है वो है डिस्कवरी। दूसरा तरीका है ऑक्यूपेशन। तीसरा तरीका है प्रिस्क्रिप्शन। चौथा है सेसेशन, एनेक्सेशन, एसिमिलेशन और कन्क्वेस्ट। अब डिस्कवरी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी क्या है? कोई भी ऐसी जगह जो पहले कभी किसी शख्स ने ना देखी हो, ना उसको एज अ टेरिटरी इंट्रोड्यूस किया हो, ना एज अ स्टेट जो है इंटरनेशनली उसने कोई ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस परफॉर्म किए हो, ऐसा इलाका जो लोगों की नजरों से छुपा हुआ हो, अगर वो इलाका कोई भी मुल्क उसको ढूंढ कर निकालेगा तो वो डिस्कवरी कहलाएगा। डिस्कवरी इज द ओल्डेस्ट मेथड एक्वायरिंग टाइटल टू द टेरिटरी। अप टू 18th century, discovery alone was enough to establish the legal title. अगर कोई डिस्कवर कर लेता था तो वो इलाका उसी का कहलाता था। 18वीं सदी तक physical discovery or a simple visual apprehension is sufficient enough to establish a right of sovereignty over or a valid title terra nullius। terra nullius जो है ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब है कि किसी भी इलाके के ऊपर अपना हक जमाना या उस पर कब्जा करना। उसके लिए फिजिकल डिस्कवरी का मतलब है कि किसी इलाके को ढूंढ निकालना जिसको पहले कभी किसी ने रिकॉग्नाइज ना किया हो, किसी स्टेट के नाम से वो जाना ना जाता हो। फिर अगर वहां पर आबादी है तो फिर बात आती है कि वहां आपकी जो है वो वो वहां के लोग वहां एक्सेप्ट करते नहीं करते, या वो आपको कब्जा करने देते हैं या नहीं। अगर वहां पर कोई आबादी नहीं है, वो एरिया खाली एम्प्टी मिल जाता है, तो फिर उसको आराम से जो है उसके ऊपर एंटाइटलमेंट की जा सकती है। Related to the title by discovery is hinterland doctrine or a principle of continuity. If a state has made a settlement, it has a right to assume sovereignty over all adjacent vacant territory, which is necessary to the integrity and security of the settlement. अब सेटलमेंट क्या है कि वहां पर किसी भी इलाके में अगर किसी मुल्क ने, किसी स्टेट ने अपनी वहां पर जो है वो तमाम जो उनकी आर्मी है या उनकी एयरफोर्स है उसको सेटल करके उस इलाके को अपने हदूद के अंदर शामिल कर लिया और वो एम्प्टी, उनको खाली इलाका मिल गया है, वहां पर कोई भी नहीं है, तो आराम से वहां पर जो है वो इलाका उनकी सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी के लिए जरूरी भी बन जाएगा, उनका हिस्सा भी बन जाएगा और वो उनका इलाका कहलाएगा, यानी उसी स्टेट से रिलेटेड एरिया जितना भी, अगर उसके ऊपर कोई उनको मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ता। और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब ये हुआ कि क्योंकि वो इलाका चला चला जा रहा है और वो उसके साथ एडजेसेंट है, तो वहां पर कोई है भी नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा बन जाएगा। एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी बाय प्रिस्क्रिप्शन मींस continued occupation over a long period of time by one state of territory actually and originally belonging to another state। अब क्या है कि कोई एक इलाका ऐसा जिस पे कोई दूसरी स्टेट कब्जा कर लेती है और वहां पर जो है वो कब्जा उनका प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है कि वहां के लोग उसी स्टेट के ऑक्यूपेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर वहां पर कोई आबादी है। और अगर वहां पर कोई आबादी नहीं है तो उनको कोई वहां से मुजाहमत भी नहीं होती और लंबे अरसे तक वो उनके कब्जे में रहता है, तो फिर वो जो है बाय वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन या एक्विजिशन
जो है वो एक्विजिशन या अक्वायर कर लेना, कब्जा कर लेना, वो उस जो है स्टेट का हिस्सा बन जाएगा। जैसे जो है मिसाल के तौर पर एक इलाके का केस चला था यूनाइटेड स्टेट और नीदरलैंड के दरमियान में। जैसे पेलमास का जो है वहां पर उसके ऊपर आर्बिट्रेशन भी हुई। ये एक आइसलैंड था। इसकी हम एक जो है वो थोड़ा सा एग्जांपल पढ़ते हैं। द केस ऑफ आइसलैंड ऑफ पेलमास आर्बिट्रेशन। ये जो है नीदरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान 1928 में बोथ यूनाइटेड स्टेट एंड लेट कैन क्लेम ओवर ओनरशिप ऑफ आइसलैंड ऑफ पेलमास विद यूएस maintained that it was part of the Philippines. The Netherlands claimed that it is their own. The claim of the US was backed up with the fact that the Iceland has been ceded by Spain by the Treaty of the Paris in 1998, and as successor to the right of Spain over Philippines, it based its claim of title in the first place on the discovery on the part of the Netherlands. They claim to have possessed and exercised right of sovereignty over Iceland from 1677 or earlier to the present. यानी कि ये जो जब इसकी हिस्ट्री को देखा गया उस इलाके की, तो ये हिस्ट्री में बहुत पहले जो फर्स्ट टाइम इसकी डिस्कवरी हुई थी, तो उस टाइम से लेकर के ये जो हिस्सा था वो नीदरलैंड का था। उसके बाद जो है 1998 में ट्रीटी के जरिए ये जो है वो उसका हिस्सा बन गया पेरिस का। ट्रीटी ऑफ पेरिस के जरिए ये हिस्सा बन गया था स्पेन का। और स्पेन और फिलिपाइन और उसके साथ साथ फिर क्या हुआ कि यूएस का जो उसके ऊपर कब्जा वो जमाना चाहते थे, उनका केस जो है वो उनका जो है वो केस उसके ऊपर बन गया कि ये जो है हिस्सा जो है वो फिलिपाइन का है। क्योंकि स्पेन की जो थी जो कब्जा है या स्पेन का जो हिस्सा है वो फिलिपाइन और ये फिलिपाइन का हिस्सा था, तो ये उनके पास चला गया इलाका। इसी तरह केरलाना का जो आइसलैंड था उसका भी केस चला और उसको जो है परमानेंट रेजिडेंट्स जो थे वहां के तकरीबन वो वहां पर ओवर वोटिंग जो थी पॉपुलेशन वो तकरीबन 300 थी, उसमें से 100 जो सोल्जर्स थे। और फिर उसके बाद जो है ये बाय वे ऑफ वोट जो है ये इलाका जो है इसका डिसाइड किया गया कि ये किसको मिलेगा। स्कूल वहां पर कोई नहीं था, एक छोटा सा इलाका था, छोटा सा आइसलैंड था और उसके ऊपर भी उन्होंने कब्जा जमाने के लिए जो है ये भी मैटर जो है अंडर कंसिडरेशन आया। अच्छा, इस तरीके से हम क्योंकि अभी बात कर रहे हैं जमीन के इलाके की। By virtue of occupation as res mullus, the exercise of the jurisdiction the Philippines formally claimed under the presidential decree on 19 decree number 1596 on 11 June 1978, title of the Kelayana Island Group. The Philippine claim was duly registered in the UN Secretariat on 20th May 1980, including the technical description of the boundaries. अब उसके अंदर क्योंकि लोग ही बहुत थोड़े से रहते थे, तो वो उनके वोट के जरिए ये फैसला हुआ कि ये जो है फिर आगे किसका हिस्सा बनेगा। और ये जो प्रिस्क्रिप्शन जो होती है, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है कि उसकी तकरीब पूरी डिटेल्स वहां के बारे में हर किस्म की जो मालूमात है वो पूरी की पूरी अगर किसी के पास मौजूद है और किसी ने किसी मुल्क ने जो है किसी स्टेट ने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उनका क्लेम जो है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा उसके ऊपर। अब क्लेम ऑफ चाइना, अब चाइना का क्लेम हम देख लेते हैं। ये है as the earliest as 2nd century BC, Chinese discoveries were claimed of the Xia, Parasil, Nansha, Icelands थे ये भी छोटे छोटे। After World War First, China was the only claimant of the Spratleys. The Chinese claimed sovereignty over the Spratleys since 1930th century through
एक्सपीडिशियन, यानी शुरू से लेकर 13th सेंचुरी से जो है चाइनीज का उनके ऊपर कब्जा रहा, उनके ऑक्यूपेशन में रहे, और उनका क्लेम जो था वो उसके उसके अगेंस्ट में कोई दूसरा क्लेम भी नहीं आया, और इस तरीके से वो इलाका उनको, वो एरिया उन्हीं के पास रहा और अभी तक उन्हीं के पास ही है. The Chinese admit that there is no actual occupation and the control of the totally uninhabited islands. अच्छा, अब ताइवान का जो क्लेम है उसकी तरफ आ जाते हैं. सिंस ताइवान claim to represent the sovereignty of whole China, the basis of the claim is more or less same as that of the China. Taiwan assert that the Nansha, Xixia और जो ये वहाँ के इलाके हैं integrate part of the Republic of China by history and tradition. अब वियतनाम के अंदर क्या है? The claim of Vietnam to Xixia. The parcellage is the primary based on the state of succession and historical grounds. अब ये वो वियतनाम सदियों से जो है वो एक वहां का इलाका चला आ रहा है, तो उन्होंने उसको कहा कि जनाब ये हमारा एरिया है और हम यहाँ पर जो है upon the dissolution of its Indochina Empire in 1954, France alleged ceded its control over a parcels of the Vietnam, but retained its claim to the Spartacus. In later years, Vietnam continued to assert sovereignty over the parcels and seizing fishing vessels of the China in the area. अब क्या हुआ कि उस इलाके को जो है वो फ्रांस ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन फिर उसके बाद में जो है वो चाइना के कब्जे में रहा. तो अभी तक वो जो एरियाज हैं, ये तकरीबन 4 एरियाज बनते हैं जिनको अभी हमने नाम पढ़े थे. तो ये सारे के सारे अभी तक उन्हीं के ही कंट्रोल में है, क्योंकि उनके पास उनकी उसकी एक्यूपेशन भी है और उसको से यानी कि वहाँ का कंट्रोल उन्होंने संभाल लिया हुआ है, और वहां पर जो है फिशिंग वगैरह भी वो लोग करते हैं. अच्छा, अभी हम यहाँ पर रोके, आगे चलें. यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? जी मैम, आ गया. अच्छा, अभी यहाँ तक जो है ना, अभी तो फिलहाल हम टेरिटरी की बात कर रहे थे कि भाई किस किस तरीके. तो अच्छा, एक्रीशन हम कल से स्टार्ट करेंगे, कल ये जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, आगे फर्दर चलेंगे. अभी फिलहाल हमने जो है वो ऑक्यूपेशन और प्रिस्क्रिप्शन और जो है वो क्लेम जो होगा किसी भी इलाके का, और उसके लिए जो है हमने 3-4 उसकी एग्जांपल्स पढ़ी हैं. इसको इनमें से अगर कोई चीज नहीं आएगी समझ में तो उसको दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे. फिलहाल हम इसको यहीं पर ही रोकते हैं. सही. मैम एक क्वेश्चन है. जी जी, पूछ. मैम ये जैसे आपने डिस्कवरी का बताया कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर कोई रहता भी है, कोई दो एरिया की हम एग्जांपल ले लेते हैं. अगर कि जैसे एक जगह के ऊपर लोग रहते हैं और दूसरी जगह में लोग नहीं रहते, लेकिन दोनों गुमनाम हैं, किसी जी ने जी. डिस्कवर नहीं किए, कोई जानता नहीं है. ठीक है हाँ ना. जहाँ पर लोग नहीं रहते वो तो बात समझ आती है कि वो जगह गुमनाम है, किसी ने डिस्कवर नहीं की है. जब कोई डिस्कवर करेगा तो फिर वो जो है वो डिस्कवरी की उसमें टर्म में आएगी, जी क्योंकि जी. वहां पर लोग नहीं रहते, उन्हें कोई जानता नहीं है. लेकिन एक जगह है वहां पर लोग रहते हैं, हयात है, जिंदगी है, उसके बावजूद वो जो है गुमनाम कैसे हो सकती है? उसको डिस्कवरी कैसे, उसको कोई डिस्कवर कैसे कर सकता है? वो तो ऑलरेडी लोग रहते हैं वहाँ, हयात है वो जगह, लोग मतलब जिंदगी का निशान है वहां पर. हाँ, उसको हम इसलिए कि डिस्कवरी कह सकते हैं. जैसा कि बहुत टाइम तक जो है वो अमेरिका डिस्कवर नहीं हुआ था, हालांकि वहां पर तो आबादी भी थी, लोग भी रहते थे, लेकिन क्या था कि लोग, क्योंकि वहां पर कभी कोई जो है वो आपस में कनेक्शन दूसरे ममालिक का बना नहीं था एज अ स्टेट, उसकी आइडेंटिफिकेशन, और वहां पर कोई सॉवरेंटी नहीं थी. जैसे हमने यहाँ पर एक एरिया की बात की कि वहां पर जो है लोगों की आबादी कम थी, और फिर क्या हुआ कि वहां पर हालांकि लोग तकरीबन, ये देखिए ये हमने जो बात की थी केलायान आइसलैंड की, वहां पर लोग बहुत ही कम थे, तो वहां पर जो वोटिंग थी ना, वोटिंग के जरिए वहां पर फैसला किया गया. अच्छा, अगर कोई ऐसी टेरिटरी आती है जो जिसको इससे पहले कभी किसी ने नहीं, मतलब है कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है,
लोग तो वहां मौजूद हैं लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं है, और सही उनकी अपनी कोई अगर वहां पर सॉवरेंटी उन्होंने बनाई भी है, कोई लॉस बनाए हुए हैं, तो फिर वहां पर ये आसान नहीं है कि कोई भी जाकर उस पर कब्जा कर ले। फिर जाहिर है वहां पर सही मज़ाहमत भी होगी, और वहां के लोग अगर चाहें तो वो इंडिपेंडेंट भी रहना चाहें तो रह सकते हैं। कोई उनको जबरदस्ती अपने लाइक साथ जो है नहीं कर सकेगा। सही लाइक कोई छोटा सा आइलैंड है या छोटा सा मुल्क है, कोई भी है, और जी अगर जी। उसका दूसरी वर्ल्ड से इंटरेक्शन नहीं है, हाँ हम एक एक छोटी सी एग्जांपल, वैसे तो है मुल्क, दुनिया ने उसको जो है क्या कहते हैं माना है और इंटरेक्शन है काफी उसका। हम अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्थ कोरिया की, जी जी। नॉर्थ कोरिया की लेते हैं आजकल इस जो ये हालात चल रहे हैं कोरोना के, वो बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ हो गए। उन्होंने बिल्कुल जो है वो ना आना ना जाना, किसी से इंटरेक्शन नहीं रखी है वर्ल्ड के अंदर, बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं वो हाँ तो हम पता है जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक मुल्क है और ये लेकिन अगर ये गुमनाम होता और अगर हम इसको नहीं जानते होते तो फिर ये इसमें ये कंडीशंस पे अप्लाई होती अगर अगर इसके साथ दुनिया ने कोई, उसको ना देखा अगर होता। हाँ अगर किसी ने उसको देखा नहीं होता, जैसे फर्स्ट टाइम तो आकर किसी ने देखा होगा तभी पता लगा कि दुनिया का ये भी एक हिस्सा है और यहाँ पर भी लोगों की आबादी है। हम्म। जब तक उसको नहीं देखा, सही उसका कोई एडजस्टेंट अगर कोई कंट्री है उसके साथ, और फिर उनको पता चलता है कि यहाँ पर एक आइसलैंड है, यहाँ पर ये आयरलैंड है, एक छोटा सा वहां पर एरिया लोग रह रहे हैं वहां पर, तो ये अगर वहां पर लोग रह रहे हैं तो ये इतना आसान नहीं है। अगर तो सही वहां पर कोई नहीं रह रहा, किसी ने उसको देखा भी नहीं है, और उनकी अपनी कोई सॉवरेंटी बनी हुई नहीं है, जैसे 100 लोग भी रहते हैं तो अपना एक लीडर चुन लेते हैं, और 100 लोग भी अपनी जो है एक आबादी बनाकर वहां पर अपने कुछ रूल्स बनाकर रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कोई इतना आसान होगा कोई दूसरा बंदा चला जाए और 100 लोगों पे कब्जा कर ले, जब तक कि वो 100 लोग खुद ना चाहें कि वो उनके साथ मिलकर रहना चाहें कि भाई ठीक है हमारी भी एक रिकॉग्निशन हो जाए, हम भी दुनिया को देखें कि भाई लोग और कैसे रह रहे हैं, वो एक अलग बात है। सही खाली इलाके में तो सही कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वहां पर कोई पॉपुलेशन मौजूद है और वहां कोई सॉवरेंटी ऑलरेडी डेवलप हुई भी है, तो फिर ये इतना आसान नहीं है। फिर उसके लिए जाहिर है वहां की पॉपुलेशन की भी अपनी जो है वो जाहिर कंसेंसस होगी, वो जो चाहेंगे वो अपने बारे में फैसला करने का इख्तियार रखते सही सही। हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह डिस्कस जी करेंगे हम इसको, क्योंकि अभी तो हम टेरिटरी ही डिस्कस करेंगे फिलहाल, ये इस हफ्ते का हमारा जो है वो ये टॉपिक है। अच्छा, क्लासेस के बारे सही। में फिर आप लोगों ने क्या जो है वो आपस में आप लोगों ने डिस्कस किया?